नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा लेकर। इस प्रोग्राम में हम आपको हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खबरें थी जो इस हफ्ते चर्चा का विषय बनी। शुरुआत करेंगे हरियाणा में बढ़ते क्राइम से। एक तरफ हरियाणा पुलिस जहां ये कहने में लगी हुई है कि हरियाणा का क्राइम लगातार गिरता जा रहा है, उसका ग्राफ लगातार कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा देख के तो नहीं लगता कि हरियाणा में क्राइम कम हुआ हो। ताज़ा मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है, जहां पर एक युवा यूट्यूब पे ये सर्च करने में लगा हुआ था कि कैसे किसी का खून किया जाए और उसके बाद कैसे उससे बचा जाए। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 14 साल पुराना व्यावसायिक विकास इस कदर गहरा गया कि मौसी के बेटे ने अपने ही भाई की 10 लाख रुपए में सुपारी दे डाली। सिर्फ हत्या नहीं बल्कि वारदात को अंजाम देने और पुलिस से बचने के तरीके भी YouTube वीडियो देखकर सीखे गए। हालांकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। गुरुग्राम पुलिस ने ऐसी ही एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 जनवरी को थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 37D स्थित रामा गार्डन के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में खून से लथपथ पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मृतक के बेटे ने शिकायत दी थी कि उसके पिता संजय शर्मा 6 जनवरी को अपनी कार से सेक्टर 34 स्थित कैंटीन जा रहे थे। इसी दौरान रामा गार्डन के पास अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। जाँच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि सड़क पर एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है जो कि एक्सीडेंट में मृत है। पुलिस की टीम के द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंस की टीमें थी उनके द्वारा भी स्पॉट का विजिट किया गया था। तो इस दौरान पाया गया था कि ये मामला ये हत्या से संबंधित है। तो मृतक की के बेटे के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को दी गई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि उसके पिता का नाम संजय शर्मा है, जो कि गुड़गांव के बसी इनक्लेव का ये रेजिडेंट था। ये अपने घर से सुबह निकला था अपनी गाड़ी को लेकर के और कुछ देर बाद ही इसकी मरने की उनको सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा मामले में हत्या से संबंधित सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, क्योंकि मामला बिल्कुल ही एक ब्लाइंड था और एक्यूज विक्टिम की फैमिली के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का शक जाहिर नहीं किया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें एक डीप इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें क्राइम ब्रांच पालम विहार की टीम के द्वारा सबसे पहले एक एक्यूज गुरुदत्त शर्मा को अरेस्ट किया गया था। ये जो गुरुदत्त शर्मा है ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक के गांव ढोरका का ये रेजिडेंट है और ये 56 वर्षीय व्यक्ति है। ये जो गुरुदत्त शर्मा है ये मृतक का मौसी का लड़का है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में कजन ब्रदर हैं। एक्यूज और जो मृतक है वो दोनों आपस में कजन ब्रदर है। एक्यूज से पुलिस के द्वारा एक डीप इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की गई है। एक्यूज ने बताया है कि 2011 और 12 में गुरुदत्त और जो मृतक संजय शर्मा है ये दोनों ही कुछ आपस में क्रैशर बजरी का व्यवसाय करते थे। उसमें कुछ आपसी मनमुटाव के चलते हुए ये व्यवसाय इनका बंद हो गया था और इसके बाद में इनका कुछ झगड़ा भी हुआ था। तो करीब पिछले 14 साल से ये इसी बात की रंजिश अपने मन में रखे हुआ था। देखिए, जो एक्यूज गुरुदत्त शर्मा है उसको 10 तारीख को ये अरेस्ट किया गया है, जो कि 4 दिन की कस्टडी में है। जो दूसरा एक्यूज है अनिल है, उसको भी आज पेश किया जाएगा, उसको कल ही अरेस्ट किया गया है। और पुलिस कस्टडी के दौरान पूरे जो मामले के तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी इनसे ली जाएगी कि ये कहाँ छुपे और छुपने के दौरान किस किस व्यक्ति ने इनकी मदद की। पुलिस के द्वारा मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन वो की जा रही है। आरोपियों ने ये भी कबूला कि हत्या की योजना और पुलिस से बचने के तरीके के लिए उन्होंने YouTube वीडियो का सहारा लिया। गुरुदत्त शर्मा ने इस वारदात के लिए अनिल को 10 लाख रुपए दिए थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीटीसी न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। नारनौल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक परिवार अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाकर सो गया। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। कुछ ही देर बाद उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। पूरे घर का सामान जलकर राख हो जाता है। कैसे ये आग लगी, कितने लोगों को इसमें नुकसान हुआ, देखिए ये रिपोर्ट।
महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी में अचानक ब्लास्ट होने की वजह से 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। ब्लास्ट के बाद घर में भी आग लग गई। विस्फोट के दौरान घर में परिवार के लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि वो दूसरे कमरे में होने के चलते बाल बाल बच गए। हालांकि घर में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। दरअसल व्यक्ति बीती रात करीब 9:30 बजे अपनी इलेक्ट्रिकल स्कूटी को चार्जिंग में लगाकर घर पर एक कमरे में अकेला सो रहा था। तभी स्कूटी की बैटरी अचानक फट गई। धमाके की आवाज सुनकर घर में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने कमरे में शिव कुमार को पहले बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुके थे। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया। मेरा नाम हरपाल है। हमारे भाई साहब थे, ये रामनगर में रहते थे। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी थी, वो अंदर कमरे में चार्ज पर लगी हुई थी। उस तो सोते समय उसकी बैटरी में अचानक ब्लास्ट हुआ, वो फट गई, जिससे कमरे में आग लग गई। आग लगने के कारण मेरे भाई साहब को वहां पर मृत्यु हो गई। घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया और तो पड़ोसियों ने एम्बुलेंस को बुलाया और फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिससे वो वहां पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाया और भाई साहब को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों से चेक करवाया तो मृत घोषित किए गए। स्कूटी चार्जिंग पे लगी हुई थी, चार्जिंग में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई और उसमें मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ब्लास्ट जब हुआ, जब वो स्कूटी चार्जिंग पे लगी? हाँ, मैं तो बड़कोदा में रह रहा हूँ, पर वो रामनगर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि शिव कुमार मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह मूल रूप से गांव बड़कोदा का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई वर्षों से नारनौल में ही रह रहा था। रोजाना की तरह वह रात को सोते समय स्कूटी को चार्जिंग में लगाकर कमरे में सो गया, तभी ये हादसा हुआ। पीटीसी न्यूज के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में घर की बहू ही ने अपनी सास की हत्या कर दी। दरअसल उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यमुनानगर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की ऐसी गुत्थी को सॉल्व किया था, जिसकी पुलिस 6 महीने से तहकीकात कर रही थी। मामला बेहद ही चौंकाने वाला है। थाना छप्पर के गांव हरगढ़ में 19 जुलाई 2025 को शिवानी ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी। दरअसल राजेश और शिवानी एक ही गांव के थे, लेकिन शिवानी की शादी हरगढ़ निवासी जितेंद्र के साथ हो गई थी। लेकिन दोनों में शादी के बाद भी मेल मिलाप पूरा था। इस बात का पता जितेंद्र को लगा तो दोनों में बहस भी हुई थी। इस शादी को 8 माह बीत गए और दोनों को एक औलाद भी प्राप्त हुई, जिसे जितेंद्र पहले से ही शक की नजर से नाजायज औलाद मान रहा था। उसके बाद भी दोनों में समझौता हो गया, लेकिन शिवानी और राजेश का मिलना बंद नहीं हुआ। जितेंद्र जब काम पर चला जाता था तो शिवानी फोन पर लगातार राजेश से बात करती रहती और यही बात थी कि जितेंद्र की मां इन दोनों के बीच कांटा बनी हुई थी। शिवानी ने जब ये बात राजेश से की तो दोनों ने मिलकर एक प्लान रचा, जिसमें राजेश ने शिवानी को नशे की गोलियां लाकर दी। शिवानी ने यह गोलियां खाने में मिलाकर अपनी सास को दे दी, लेकिन इन गोलियों का ज्यादा असर सास पर नहीं हुआ तो शिवानी ने डंडे से अपनी सास के गर्दन पर मार दिया और सास बेसुध हो गई। इसके बाद तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक दी। हालांकि इस बात की सूचना
जब पुलिस को लगी तो शुरुआत में इसे महज एक हादसा मान लिया गया और मृतक की 174 के तहत कार्यवाही कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन जितेंद्र को शक था कि उसकी पत्नी ने ही उसकी मां को मौत के घाट उतारा है। क्योंकि जो जितेंद्र है वो फैक्ट्री में कार्यरत था, काम करता था, घर से बाहर रहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो वृद्धा होने के कारण घर में रहती थी। बीच का एक कांटा थी जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके अपने रास्ते से। देखिए राजेश पहले तो दिन में उसको नींद की गोलियां दे के आया शिवानी को, और उसको समझा के आया कि ये नींद की गोलियां खाने में पीस के मिलानी है ताकि ये ऐसी अवस्था में चली जाए जिससे कि हम आसानी से इसका कत्ल कर दें। लेकिन वो जब नींद की गोलियां खिला दी और पूरी तरीके से असर नहीं हुआ तो फिर उस पर उसका गर्दन पे चोट मार के डंडे से, कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। घटना ये है 19/7/2025 की। बच्चा क्या राजेश का था सर? आरोप तो जितेंद्र ने, अब हमें पता लगा है, आरोप तो ये जो हमारी तहरीर थी उस तहरीर में सिंगल हैंडली या प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं थे, लेकिन जो हम उनका तरतीमा बयान लिया है उससे फिर ये बातें सामने। जींद में एक छात्रा ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके बाद वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें एक हैरान कर देने वाली बात लिखी हुई थी। दरअसल छात्रा बीकॉम में पढ़ती थी और वह फेल हो गई, जिसके चलते उसने अपनी बहन के नाम एक नोट छोड़ा। उसमें लिखा हुआ था कि मैं लूजर हूं और अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी हूं। जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी को अगवा कर किसी ने मार डाला है। सीआईए पुलिस ने नरवाना के नहर में मिले छात्रा सलोनी उर्फ शालू के शव की पेचीदा गुत्थी को सुलझा दिया है। ये मामला हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का मिला। मृतका छात्रा ने अपने मोबाइल में सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा कि परेशान होकर ये कदम उठा रही है। पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन व बैग बरामद कर लिया है। बता दें कि 2 दिन पहले कालता गांव की छात्रा का शव बडनपुर के पास नहर में मिला था, तो परिजनों ने उसकी हत्या के आरोप लगाए थे। पुलिस ने जांच की तो मामला सामने आया। मृतका सलोनी के मोबाइल में पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जो कि उसने व्हाट्सएप पर खुद के नंबर पर डाला था, जिसमें सलोनी ने लिखा था कि डियर दीक्षा, मैं जानती हूँ जब तक ये नोट तुम्हें मिलेगा मैं नहीं रहूंगी, पर कुछ ऐसा है जो मैं बताना चाहती हूँ। तो क्या किसी बच्चे ने, अगर मान लो उसकी ट्रेन में हुई है उसके साथ झड़प, तो क्या पैसेंजर्स नहीं थे? ये कंफर्म वगैरह हो गया कि वो ट्रेन में बैठ चुकी थी? हाँ जी बिल्कुल। जो पिंडारसी, जो पोस्ट मास्टर, जो ट्रेन का टिकट वगैरह, वो भी बता रहा है जी। हाँ, उस लड़के ने जो पूरा उलिया बता रहा है हमारी गुड़िया का। हाँ, जिसने ट्रेन बोला, थोड़ी देर बाद उसने भी पूछा अंकल जी किस टाइम आएगी ट्रेन? बेटे अभी आने वाली है थोड़ी देर में। बोले बैठी है, यहाँ से बिल्कुल सेफ गई है। और कैथल तक तो बात हुई है जी हमारे साथ उसकी। कैथल और नरवाना के बीच में पौने घंटे के बीच में हुआ है जी जो कुछ हुआ है। डीएसपी कमलदीप ने कहा कि नहर में मिली छात्रा के शव के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर सदर नरवाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कई पहलुओं से जांच करते हुए टीम गठित करते हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बाद में शालू अकेले रेलवे लाइन पटरी के सहारे नहर तक जाती दिखाई दी। वह उसका मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें उसने अपनी बहन के नाम सुसाइड नोट लिख रखा था कि मैं बीकॉम में फेल हो गई और मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गई, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी। लड़की का हमारे को फिर जैसे कुछ सामान मिला तो उसमें लड़की ने फिर सुसाइड नोट एक लिखा हुआ था अपनी बहन के नाम पे। तो अपनी बहन को सुसाइड नोट लिख रखा था भी मैं फेल हो गई हूँ और इस वजह से मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, तो एक डिप्रेशन का शिकार होगी वो फेल होने के बाद। जैसे बच्चे आजकल हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। तो जो घर वालों का शक था, पुलिस का शक था, तो हमने फिर पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी डेड बॉडी घर वालों के हवाले कर दी। सुसाइड नोट है, जो सुसाइड नोट है, हाँ सुसाइड नोट है उसका लड़की का, जो उसने खुद अपने मोबाइल में लिखा हुआ है लड़की ने। ये मोबाइल में लिखा गया सर? हाँ, व्हाट्सएप थ्रू है या फिर टेक्स्ट मैसेज है? नहीं, व्हाट्सएप है। अच्छा।
हाँ जी। थैंक यू सर। उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस हाँ, सभी बच्चों को मेरी यही एडवाइस है, और माँ बाप को भी, कि अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो भाई, उम्मीद इतनी ज्यादा मत पालो कि बच्चे को मतलब अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़े। डीएसपी ने अभिभावकों से आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों पर पढ़ाई को लेकर प्रेशर न बनाएं। बच्चा दबाव के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फेल हो जाने से जिंदगी की जंग न हारे। बच्चों से भी 12वीं फेल मूवी देखकर शिक्षा लेने का आह्वान किया। पीटीसी न्यूज के लिए जींद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिसार की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में कई अहम हिस्से लिए गए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के सभागार में आयोजित पंचायत एवं नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसी सोच के तहत आगामी 10 दिनों तक पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य एवं आम नागरिक विभिन्न माध्यमों, विशेषकर चैट बॉट के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा। साथियों, हमारी सरकार का यह स्पष्ट और दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़े, तभी वो विकास संभव है। हमने इस वर्ष यह निर्णय लिया कि सरपंचों को, पार्षदों को और स्थानीय सुशासन से जुड़े हमारे प्रतिनिधियों को के साथ अलग से बजट पूर्व परामर्श वो किया जाए, ताकि आपके सुझाव से मुझे बजट बनाते हुए एक दिशा मिल सके। हमने 2025-26 का बजट, उस बजट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए हमने पिछले बजट के अंदर 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट आवंटन किया था। 7,616 करोड़ और 52 लाख रुपए का हमने बजट का आवंटन किया था। इसमें से अब तक हमने 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी है। और कुछ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, अभी लास्ट के दिनों में अभी जिनके टेंडर हुए हैं लगातार वो राशि भी खर्च होगी, ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री के देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हरियाणा सरकार द्वारा इस बारे में विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है, जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होते हैं और सरपंच गांव की पहली आवाज होते हैं। गांव के संतुलित विकास में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़ें। सरकार इस संतुलित विकास के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बजट 2025 और 26 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस बजट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना, ई लाइब्रेरी, इंडोर जिम, अमृत सरोवर, ठोस कचरा प्रबंधन सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। इसी प्रकार हमने जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के लिए हमने 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से हमने 2,719 करोड़ 8 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं।
साथियों, बजट प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना तथा गांव-गांव में ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि शहर किसी भी राज्य के विकास के इंजन होते हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाएं शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को आर्थिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बजट 2025 और 26 में स्थानीय निकायों के लिए 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए संपत्ति कर, विकास कर और कचरा शुल्क जैसी व्यवस्थाएं न्यूनतम और व्यवहारिक दरों पर लागू की गई हैं। जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष कोष स्थापित किया गया है। सीवरेज, सड़क सफाई और अन्य नगर सेवाओं के लिए आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई गई है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। आज के लिए स्पॉटलाइट हरियाणा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरें, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।